ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज से ठीक 2 वर्ष पहले अप्रैल 2023 में द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी। अब उसके ठीक 2 वर्षों के बाद में अप्रैल 2025 में आज 4 अप्रैल को माइनक्राफ्ट मूवी, ये एक नई वीडियो गेम पर आधारित फिल्म आज थिएटर में रिलीज हुई है। इसे हम एक फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म कह सकते हैं, कॉमेडी फिल्म कह सकते हैं। हालांकि ये लाइव एक्शन फिल्म है और सुपर मारियो ब्रदर्स पूरी तरीके से एक एनिमेटेड फिल्म है, पर दोनों ही वीडियो गेम पर आधारित फिल्में हैं। माइनक्राफ्ट मूवी माइनक्राफ्ट नाम के गेम पर आधारित है। मैंने पर्सनली ना कभी ये गेम खेला है और ना ही इसके बारे में मैं कुछ जानता हूँ। 1 घंटे और 40 मिनट की ये फिल्म है। जेरेड हेसेस के डायरेक्टर है, जो इससे पहले 6 कॉमेडी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। यानी इस जोनरा पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है, अनुभव है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिल्म में जेसन मोमोआ और जैक ब्लैक ये दोनों मुख्य भूमिका में हैं। सुपर मारियो ब्रदर्स का उल्लेख मैंने इसलिए किया क्योंकि बीच में तो और भी कई सारी वीडियो गेम पर आधारित फिल्में आई थी, परंतु उल्लेख करने का कारण ये कि दोनों में थीम सेम उन्होंने उपयोग की है। एक अलग डायमेंशन, अलग पोर्टल, नई दुनिया में जाना, उसके थ्रू वहाँ पर भी एक थोड़ा एक अलग वर्ल्ड, उस दूसरे जो अनदर डायमेंशन है उसके अंदर भी एक अलग दुनिया दिखाई है जो बिल्कुल डरावनी सी है। और वहाँ पर एक कछुआ दिखाया था, उसका राज था। यहाँ पर माइनक्राफ्ट मूवी में एक सुअरों की दुनिया दिखाई है, उनका राज वहाँ पर है। उनकी जो प्रमुख है उसका नाम उन्होंने राजमाता डुकरानी दिखाया है। मैंने आज सुबह इसका हिंदी 3D वर्जन देखा। हिंदी डबिंग में संक्षेप में अगर बताऊँ तो फनी थी। हालांकि कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो डबल मीनिंग जोक्स वगैरह है उसके बारे में, पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो डबिंग मुझे पर्सनली फ़नी लगी, मज़ेदार थी। तो थीम बिल्कुल एक जैसी ही उन्होंने उपयोग की है द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी की तरह। अब वो फिल्म बहुत बहुत बड़ी सक्सेसफुल फिल्म थी। 12,000 करोड़ का कलेक्शन उसने किया था, लगभग $1.5 बिलियन का कलेक्शन द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी ने किया था। तो बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम थीम का उन्होंने यहाँ पर उपयोग किया है माइनक्राफ्ट मूवी बनाने के लिए। अब संक्षेप में अगर थोड़ा सा मैं पहले कहानी के बारे में आपको बताऊं तो स्टीव नाम के कैरेक्टर से सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जैक ब्लैक ने कैरेक्टर प्ले किया है। बचपन से ही वो पात्र खदानों के पीछे, माइंस के पीछे बिल्कुल पागल था वो बच्चा, पर बचपन में कभी वो खदानों में जा नहीं पाया। बड़ा होने के बाद में फिर वो अपनी ये इच्छा पूरी करता है। एक खदान के अंदर वो जाता है, वहाँ पर उसे एक चमकीला क्यूब मिलता है। उस क्यूब के थ्रू एक नया पोर्टल ओपन होता है। उस पोर्टल के थ्रू वो एक नई दुनिया में जाता है। ओवरवर्ल्ड उसे कहा गया है। ये नई दुनिया घनाकृति, ऐसे चौरस आकृति के क्यूब से बनी हुई है और एक इमेजिनेशन, कल्पनाओं पर पूरी वो दुनिया आधारित है। उन क्यूब्स से आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकते हैं। जो कुछ भी आप सोचते हैं वैसी आकृति, वैसा हथियार, वैसा घर वगैरह आप कुछ भी उस दुनिया में बना सकते हैं। अब स्टीव जब इस नई दुनिया में जाता है तो वहीं पर खो जाता है। अपनी एक पूरी नई दुनिया वहाँ पर उस ओवरवर्ल्ड में वो क्रिएट करता है। वहाँ पर जैसे कि मैंने बताया डुकरानी के बारे में, राजमाता मलगोशा उस कैरेक्टर का नाम उन्होंने दिखाया है। तो सुअरों की पूरी एक अलग दुनिया है, नेथर वर्ल्ड उसे कहा गया है। तो एक उस ओवरवर्ल्ड के अंदर फिर से एक नया क्यूब उसे मिलता है। उसके थ्रू एक नया पोर्टल ओपन होता है और उसके थ्रू फिर से वो उस डरावने सुअरों की दुनिया में जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे बंदी बना लिया जाता है। अब ये जो राजमाता डुकरानी है वो इस पूरे ओवरवर्ल्ड को मतलब ख़त्म कर देना चाहती है, या फिर उसे क्रिएटिविटी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा दिखाया है। तो फिर अपनी इस ओवरवर्ल्ड को बचाने के लिए, इस दुनिया की खुशहाल दुनिया को बचाने के लिए स्टीव, उसका जो कुत्ता है, उसे वो चमकीला नीला क्यूब देता है और कहता है कि इसे असली दुनिया में जा कर के छुपा दो, ताकि ये जो डुकरानी है या जो भी मलगोशा है उसके हाथ में कभी वो क्यूब ना लगे। ये शुरुआत के केवल 5-7 मिनट में मुश्किल से हो रहा है। अब इसके बाद जो असली दुनिया है वहाँ पर जेसन मोमोआ का जो कैरेक्टर है उसे जेरेड द गार्बेज मैन कहा गया है। हिंदी में गांव का गबरू घुसनमार। हिंदी डबिंग सच में बहुत फनी थी। पता नहीं विचित्र विचित्र शब्द उन्होंने उपयोग किए थे। गांव का गबरू घुसनमार, जेरेड द गार्बेज मैन, इस प्रकार से। उसका 80s के समय का एक वीडियो गेम पार्लर है, मतलब पुराने समय के जो वीडियो गेम्स होते थे ना, उनकी कबाड़ी की दुकान है उसकी। पॉप कल्चर जंक स्टोर उसे उन्होंने कहा है। तो उसी स्टीव के गांव में ही उसका ये शॉप है। उस गांव में 2 भाई बहन आते हैं जिनके पेरेंट्स के भी हाल ही में मृत्यु हुई है।
वहाँ पर आने के बाद एक रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू जो ब्लैक कैरेक्टर एक महिला का पात्र है वो उन दो भाई बहनों को एक घर वहाँ पर देती है। तो ये गबरू जवान गांव का जेसन मोमोआ का कैरेक्टर, दोनों भाई बहन, और वो ब्लैक कैरेक्टर रियल एस्टेट एजेंट, ये चारों किसी प्रकार से उस ओवरवर्ल्ड में पोर्टल के थ्रू पहुंच जाते हैं। अब वो कैसे पहुंचते हैं वहाँ पर, क्यों पहुंचते हैं, वहाँ जाने के बाद क्या होता है, अब क्या वो उस ओवरवर्ल्ड से बाहर निकल पाते हैं या नहीं, और स्टीव का वहाँ पर क्या हुआ, राजमाता डुकरानी है उसका क्या हो रहा है, वो कैसे इस ओवरवर्ल्ड को समाप्त करना चाहती है, उसको ये सब मिलकर के कैसे बचाएंगे, कैसे बाहर आएंगे, नहीं आएंगे, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर कहानी कंसेप्ट बिल्कुल सेम द सुपर मारियो ब्रदर्स वाला ही उन्होंने यहाँ पर उपयोग किया है। फिल्म अपने आप को बहुत फनी बताने का, दिखाने का प्रयास करती है। शुरुआत में ही स्टीव के कैरेक्टर को जिस प्रकार से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, मतलब डायरेक्टर ने फिल्म का जो टोन है वो बिल्कुल सिली और डम प्रकार का ही, इस प्रकार का ही रखा है। तो अब देखते पता चल जाता है कि भाई फिल्म का प्रेजेंटेशन आगे जा कर के कैसे होने वाला है। हालांकि फिल्म इतना अपने आप को फनी दिखाने का प्रयास करती है, फिर भी पूरी फिल्म में मुश्किल से मुझे कहीं पर ज़्यादा हंसी आई। एक दो जगह पर आई हंसी, ऐसी बात नहीं है, पर फिल्म जितना अपने आप को फ़नी दिखाती है वैसी कुछ हंसी अंदर से नहीं निकल पाती। विजुअल्स वगैरह ठीक थे। छोटे बच्चों की दृष्टि से तो ऑब्वियसली उन्हें बहुत अलग अलग प्रकार के क्रीचर्स जो बिल्कुल क्यूब से बने हुए हैं, अलग अलग प्रकार के ज़ोंबीज़ हो, कंकालों से बने हुए कैरेक्टर्स, वो जो सुअरों की दुनिया दिखाई है वो थोड़ा डरावना भी बच्चों की दृष्टि से उन्होंने कुछ बातों को बनाने का प्रयास किया है। जो अलग अलग हथियार वो बना रहे हैं, जो पूरा ओवरवर्ल्ड है उसका इमेजिनेशन जिस प्रकार का डायरेक्टर का है, तो विजुअली बच्चों की दृष्टि से थोड़ा सा कुछ अलग नई दुनिया देखने को मिलती है ऑब्वियसली। पर जब बात आती है कैरेक्टर्स की, इमोशंस की, तो वहाँ पर हम उतना फिल्म के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, और ना ही कैरेक्टर डेवलपमेंट हो या कहानी में जो ट्विस्ट और टर्न्स आने चाहिए, जो एंगेज हम होने चाहिए कहानी के साथ, उतने हम नहीं हो पाते जैसा कि द सुपर मारियो ब्रदर्स में हम हो पाए थे। यहाँ पर पता नहीं फिल्म जस्ट चलती जा रही थी और मैं देखते जा रहा था, जितना एंगेज होना चाहिए था कहानी के साथ, कैरेक्टर्स के साथ, वो मैं नहीं हो पा रहा था। दूसरा, फिल्म अपने आप को फ़नी बनाने के चक्कर में कुछ जगहों पर उन्होंने बहुत ही चीप ऐसे डबल मीनिंग जोक्स डाले हैं। फिल्म है तो बच्चों की दृष्टि से बनाई हुई, पर वो डबल मीनिंग जोक्स इतने ज़्यादा विचित्र है, वाहियात है कि वो बड़ों के साथ, मतलब बड़ों की दृष्टि से भी कुछ ज़्यादा ही है, ऐसा मैं कहूँगा। जैसे कि वो जो दो भाई बहन गांव में आए हुए हैं ना, तो छोटे भाई का एक एडमिशन होता है स्कूल में, स्कूल की प्रिंसिपल दिखाई है जो बिल्कुल काम वासना के पीछे पागल हुई पड़ी है। उसके पति ने अभी उसे छोड़ा है, तो वो किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। तो जेसन मोमोआ का कैरेक्टर जब पहली बार उसे वो देखती है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल, वो फीमेल प्रिंसिपल जेसन मोमोआ से कहती है, आओ ना कभी हवेली पर आते समय कटर लेकर के आना क्योंकि जंगल बहुत बढ़ गया है। ऑब्वियसली अंग्रेजी में इससे भी ज़्यादा विचित्र वाहियात कुछ डायलॉग होगा। तो इसी प्रकार के कुछ डायलॉग फिल्म में कुछ जगहों पर है जो सुनने में बड़ी ही विचित्र लगते हैं, वाहियात लगते हैं। तो कुल मिलाकर है तो फिल्म बच्चों की दृष्टि से, पर इस प्रकार के डबल मीनिंग जोक्स के कारण बच्चों के साथ भी देखने लायक फिल्म नहीं रही है। सेंसर बोर्ड ने हालांकि इसे UA 7+ की रेटिंग दी हुई है, यानी 7 वर्ष के ऊपर के बच्चे देख सकते हैं, पर उन डबल मीनिंग जोक्स के कारण विचित्र लगता है वो देखना। हालांकि बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं तो उनको वो कुछ बातें सर के ऊपर से निकल जाएंगी, और वो है भी केवल 3-4 जगहों पर ही ऐसे डायलॉग्स हैं, पर वो थोड़ा अति हो गया था वो जिस प्रकार के वो डायलॉग्स है। हालांकि फिल्म का टोन उन्होंने उसी प्रकार का रखा है। वो जो फीमेल प्रिंसिपल का कैरेक्टर है वो भी उसी प्रकार से वासना के पीछे पागल या शारीरिक संबंध बनाना चाहती है, कोई भी पुरुष दिखे तो उसके पीछे वो लट्टू हो जा रही है, इस प्रकार का ही वो कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है। ओवरऑल विजुअली फिल्म अच्छी है, ठीक ठाक है, बढ़िया है, इमेजिनेशन वगैरह दूसरी दुनिया का, पर जो डायरेक्शन है वहाँ पर फिल्म मात खा जाती है। फिल्म फ़नी दिखाने का बहुत प्रयास करती है, पर हमें कुछ उतना फिल्म हंसा नहीं पाती। इमोशंस की बात करें तो भाई बहन के कैरेक्टर के थ्रू थोड़ा सा भावुक करने का फिल्म प्रयास करती है, पर वो भी नहीं कर पाती, वहाँ पर भी फिल्म को सफलता नहीं मिल पाती। ओवरऑल फिल्म जस्ट वन टाइम वॉच है। आप जस्ट कुछ एक अलग दुनिया, अलग वर्ल्ड जो उन्होंने क्रिएट किया है, इमेजिनेशन वगैरह, वो जस्ट एक बार कोई देखना चाहता है हंसी मजाक मस्ती के लिए ऐसे ही तो देख सकता है। फिल्म परेशान नहीं करेगी, डिसअपॉइंट भी करेगी ऐसा मैं नहीं कहूँगा, जस्ट एक ऐसे ही मज़े के लिए, हंसी मजाक के लिए देखनी है एक बार तो कोई देख सकता है।
पर देखना ही चाहिए या आप कुछ मिस कर जाएंगे इस फिल्म को नहीं देखेंगे, तो ऐसा फिल्म में कुछ भी नहीं था। तो मैं माइनक्राफ्ट मूवी को दूंगा 6/10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस के तो मैंने थोड़ी देर पहले बात करी ली, USA 1+ की रेटिंग के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है, परंतु डबल मीनिंग जोक्स जो है, जैसे कि कटर लेकर के आना, जंगल बहुत बढ़ गया है, आओ कभी हवेली पर वगैरह, वो बच्चों की दृष्टि से सही नहीं है। बाकी आप में से जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।